खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के सामान्य भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग की क्लास जो रहे भारत के मरुस्थल से रहेगा, याद रखिएगा। और डेली क्लास अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एग्जाम डेट टल गया, आप लोग सुस्त मत होइएगा, कुछ पढ़ाई करते रहिएगा। पर डे जो 2 क्लास आपको दिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा आप 2 क्लास पर डे करिए उसको, और शाम को टेस्ट जरूर अटेंड करिए। जो लोग टेस्ट पोर्टल को खरीद चुके हैं, अगर जीएस नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम शाम को 9 से 12 के बीच में पर डे टेस्ट होता है। तो एक टेस्ट जो है 30 नंबर का जो है आप पर डे जो है जरूर दें उसको, ठीक है। और 30 क्वेश्चन इसी बहाने आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद टेस्ट देने के बाद सब लोग के लिए निर्देश ये है, व्यू ऑप्शन में जाके टेस्ट को दोबारा चेक करिए कि कौन से प्रश्न गलत हुए हैं, कौन से जो है आपके सही हुए हैं। जो सही हुए हैं ग्रीन बन जाता है, जो गलत हुआ वो रेड बन जाता है। ये प्रैक्टिस पर डे करिएगा। जैसे जैसे एग्जाम डेट आएगा टेस्टों की संख्या और हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, भारत का सामान्य भूगोल यूनिट 5 का हम लोग का सेक्शन ये चल रहा है और ये 23वां जो है वीडियो है। इस क्रम में हम लोग भारत की नदियां पढ़ चुके हैं, उत्तर भारत के पर्वतीय मैदानी क्षेत्र पढ़ चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र की क्लास हो चुकी है, तटीय मैदान की क्लास हो चुकी है और मरुस्थल क्षेत्र क्लास होगी। इसके बाद जो है क्रम से ये 18 क्लास आपको ये समाप्त कर लिया जाएगा। और मेरे हिसाब से पूरा सालभर को एनालिसिस करने के बाद भारत के समान भूगोल के अंतर्गत इससे प्रश्न आएंगे, ठीक है। जैसा कि आपके सालभर पेपर में प्रश्न आया था पिछली बार, कि प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा खनिज के से वंचित है, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे कि यूरोप में तांबा का उत्पादन नहीं होता है, कुछ देश ही करता है, जैसे पेरू, पोलैंड, जाम्बिया, ये देश करते हैं। और उसमें ऑप्शन था कि पुर्तगाल ऑप्शन था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा? पुर्तगाल, क्योंकि वहां तांबे का उत्पादन नहीं होता। ठीक वैसे ही आज मरुस्थल का चैप्टर है, तो याद रखिएगा यूरोप में मरुस्थल नहीं पाया जाता है। मरुस्थल विश्व के कुछ खास जगहों पर पाया जाता है, किसी भी स्थल के पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे भारत में थार मरुस्थल पाया जाता है, आप जानते होंगे। तो थार मरुस्थल कहाँ है? भारत के पश्चिम में है, ठीक है, पश्चिमोत्तर में है। पश्चिम में क्यों होता है? किसी भी देश में, किसी भूखंड के क्षेत्र में, किसी भी देश की चर्चा आप कर लीजिए, सहारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल आप देख लीजिए, या ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल देख लीजिए, ग्रेट विक्टोरिया देख लीजिए, या मंगोलिया का गोबी मरुस्थल देख लीजिए। ये किसी भी जमीन खंड के पश्चिम साइड में ही मरुस्थल होते हैं, याद रखिएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इसका कारण भूगोलवेत्ता क्या बताते हैं कि सूर्य की किरणें जब पूरब से निकलती हैं, याद रखिएगा, यानी पूरब से लेकर और जब इधर दक्षिण होते हुए आती हैं, तो दोपहर तक बहुत ज्यादा जो है सूर्य का प्रकाश जो है इस क्षेत्र में पड़ता है, पूरब से वाला क्षेत्र में पड़ता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। पानी का या समुद्र का वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन अधिक होने के नाते क्या होता है कि जो है वहां वर्षा अधिक होती है, ठीक है। आप जानते होंगे वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा, जो है भाप बनेगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगा। जब वर्षा होगा तो जैव विविधता होगा, जैव विविधता होगा तो खेती होगा, उपजाऊ होगा, कुछ न कुछ वहां होता रहेगा। तो वो क्षेत्र मरुस्थल नहीं होता है। तो कुछ विश्व के खास मरुस्थल हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा। क्योंकि भारत का समान भूगोल के अंतर्गत है, इसलिए विश्व के मरुस्थलों को मैंने शामिल नहीं किया है, लेकिन कुछ खास मरुस्थल का नाम मैं मौखिक रूप से बता दे रहा हूं, उससे आपको जरूर याद रखिएगा। पहले चीज याद रखिएगा, यूरोप के में मरुस्थल नहीं के बराबर होता है, याद रखिएगा। जैसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है। लेकिन एक कंफ्यूजन देखते हैं बच्चों के अंदर ये आ जाता है कि पूछा जाएगा कि प्रतिशत के हिसाब से किस देश में सबसे अधिक मरुस्थल है, तब आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे 80% से 85% भूमि पर लगभग ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मरुस्थल पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी जो है पश्चिम साइड में ही पाए जाते हैं, पूर्व साइड में ही आबादी है, जितने देश आप नाम सुनते होंगे। तो अगर पूछेगा प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा। वैसे पूछेगा कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल, याद रखिएगा। पूछेगा कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल का आधा भाग कहाँ है, पाकिस्तान में है। भारत में थार मरुस्थल कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। एक तो सबसे अधिक राजस्थान को, दूसरा गुजरात को, तीसरा हरियाणा और चौथा पंजाब को स्पर्श करता है, याद रखिएगा। थार मरुस्थल जो भारत का है, इस पे एक फिल्म भी जो फिल्माया गया था, बजरंगी भाईजान फिल्म था, जिसमें एक्टर जो है बच्ची को पहुंचाने जाता है, जो आप सीन देखते होंगे वो थार मरुस्थल का ही है, याद रखिएंगे इस चीज को आप। पूछा जा सकता है कि वह मरुस्थल जो गर्म है, थार मरुस्थल, आबादी अधिक है थार मरुस्थल, याद रखिएगा। ये सब प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में।
या ये भी पूछा जा सकता है कि वह मरुस्थल जहां नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है, तो अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है, याद रखिएगा। सबसे ठंडा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। पूछेगा कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया में है, इसका कुछ भाग चीन में भी पड़ता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है, आपको याद रखना है। मुजैब में कौन सा? अमेरिका है। ये कुछ याद रखिएगा और बाकी इस क्लास में हम बता दे रहे हैं। और जो है आज हम लोग की मरुस्थल की क्लास हम लोग शुरू होने जा रही है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको, भारत के मरुस्थल, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे कि उत्तर के पर्वतीय मैदान क्षेत्र की क्लास हो चुकी है, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र क्लास हो चुकी है। अगर आपको क्लास ना समझ में आता हो तो इस वीडियो को पकड़िए, 1 से 23 तक समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये भी आप क्लास ले चुके हैं। अब चौथी क्लास है मरुस्थल क्षेत्र। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का सामान्य परिचय, यानी यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्लास, ठीक है। तो छोटी सी क्लास है, आइए देखते हैं इसको। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था किसी भी देश के पश्चिम साइड में मरुस्थल पाए जाते हैं। ये देखिए थार मरुस्थल का आप चित्र देख रहे होंगे। पाकिस्तान में आधा पड़ता है, आधा किधर है? भारत में पड़ता है, ठीक है। इधर देख रहे होंगे अटकामा मरुस्थल, ठीक है। ये सहारा मरुस्थल, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देख रहे होंगे आप ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, अभी हमने चर्चा किया। मंगोलिया मरुस्थल, ठीक है। और कालाहारी मरुस्थल देखिए ये भी इस साइड में है, और ये भी आप देख रहे होंगे मरुस्थल, ठीक है। और ये आप किसी भी देश के, किसी भी भूखंड के पश्चिम साइड में ही देखेंगे। इसका कारण क्या हमने बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वह स्थल, याद रखिएगा, स्थल का वह खंड जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। या ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा न होने के कारण उत्पादन समाप्त हो गया हो, तो ऐसे स्थान को मरुस्थल क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। रायसीना पहाड़ी दिल्ली से राजस्थान तक, उत्तर से दक्षिण की ओर अरावली पर्वत राजस्थान को निम्नलिखित 2 भागों में बांटती है। जैसे बताया गया था, रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है और कच्छ के रण तक चला जाता है, ठीक है। तो ये हिल्स क्या करता है? रायसीना हिल्स जो है, इसी पे जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट आबू है, अरावली पर्वत का। तो इसको, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। ऐसे देखा जाए, एक भाग जो है पश्चिमी भाग, तो एक भाग पूर्वी भाग। अरावली पर्वत जो जब राजस्थान के पूरे राज्य को 2 भागों में बांटता है, तो पश्चिम वाला भाग जो है मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है, जो बालू वाला क्षेत्र होता है, जो आप मूवी देखते होंगे। बरखान कहा जाता है उस क्षेत्र को, जो अंडे की आकार की ऐसी होती है, क्या बोलते हैं? बरखान कहा जाता है। लेकिन उस अरावली पर्वत के पूर्व वाले क्षेत्र को, याद रखिएगा, मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ की राजधानी आप इतिहास में पढ़ते थे, चित्तौड़ है। खेती उती जो की जाती है वो मेवाड़ क्षेत्र में ही की जाती है, याद रखिएगा। मारवाड़ क्षेत्र में खेती उती नहीं की जाती है, और जनसंख्या मेवाड़ क्षेत्र की अपेक्षा कम है, ठीक है। उसी चीज को डिटेल हम लोग यहाँ देख रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। राजस्थान को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित करती है। पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, जो कृषि योग्य भूमि जहाँ है। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है, जो बलुई क्षेत्र है, ठीक है। मरुस्थल या बालू वाले क्षेत्र को मारवाड़ कहलाता है, ठीक है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, अभी हमने बताया आपको, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल या दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, याद रखिएगा, थार मरुस्थल है, ठीक है। जिसे राजस्थान का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग का शुष्क क्षेत्र या मरुस्थल क्षेत्र या बालू वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र की जड़ें लंबी होती हैं, क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत के नक्शे के उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल पड़ता है, जिसका आधा भाग पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है, अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। बरखान किसे कहते हैं? बालू वाले टीले के चित्र को कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, थार मरुस्थल भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब राज्य आते हैं। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, जो अजमेर के नागा पहाड़ियों से पुष्कर घाटी से निकलकर कच्छ के रण गुजरात तक जाती है, ठीक है। लूनी नदी को अंतःअपवा नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अंतःअपवा नदी किसे कहते हैं? जैसे कोई नदी जहां से जिसका उद्गम होता है, उद्गम होने के बाद वह किसी न किसी नदी में जाके मिल जाता है, या तो पूर्वी मुहाने में मिल जाए, बंगाल की खाड़ी में, या पश्चिम मुहाने में मिल जाए, अरब सागर में मिल जाए।
लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिसके जल कम होने के कारण, जिस नदियां में पानी कम होने के कारण जो है वो किसी मुहाने में जाके नहीं मिलती, बल्कि वही बीच रास्ते में ही वो समाप्त हो जाती हैं। उसे ही अंतःअपवाह नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे लूनी नदी को याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, अंतःअपवाह नदी या अंतर्वाही नदी उस नदी को कहा जाता है जो अपने उद्गम स्थान से निकलती है, पर वह अपना जल किसी भी प्रकार से बड़ी नदी, समुद्र या महासागर में नहीं छोड़ पाती, बल्कि बहते बहते जल की कमी के कारण बीच में ही स्थलीय भाग में ही विलुप्त हो जाती है, जैसे लूनी नदी आदि। ठीक है, लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण के दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आपसे एक प्रश्न ये याद रखिएगा। और ये बुक निकली है, अभी एग्जाम डेट टलने के वजह से अच्छा मौका है, आपको ये थियरी वाली बुक ले लेना चाहिए और एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इससे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये कम्बो पैक है और कम्बो पैक आप एक साथ लेंगे तो कुछ रेट भी इसका दोनों का कम हो जा रहा है। आप examsiddhi.com पे दे सकते हैं, आप जो है लिंक भी दिया गया है बुक का, उससे भी देख सकते हैं। और ये बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के लिए बनाया गया है और लगभग जो है 1.5 वर्षों के अनुभव के आधार पर इसको बनाया गया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, पूरा आयोग के सिलेबस के अनुसार इसमें 1 लाइनर फॉर्म है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ के आप इसको नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। हर चैप्टर के बाद इसमें भी एमसीक्यू दिए गए हैं, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। और उसके बाद इसमें 50 सेट आयोग के सिलेबस के अनुसार दिया गया है, इसको भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आती है और बिल्कुल ये जो है जितना अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा सा मैं बुक के विषय में बता दूं आपको कि बिखरे हुए चुनिंदा तथ्यों का संगठन किया गया है इस बुक में, याद रखिएगा। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है ये बुक। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी है इसमें। 1 दशक के अनुभव को पढ़ाने के आधार पर इसमें तथ्यों का संकलन किया गया है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने का जो है असरदार विकल्प है, इसलिए दोनों बुक को आपको लेना चाहिए। और प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद 30 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें तो 50 सेट दिए गए हैं, एक सेट में जो है 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अपडेटेड तथ्य है, 2 से 6 यूनिट तक है और ये हिंदी माध्यम है, याद रखिएगा। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से है, ये बाइलिंगुअल है, ये हिंदी माध्यम से। ये 2 से 6 यूनिट है, 1 से 6 यूनिट है, कंप्लीट है। और इसके लिए आप जो है examsiddhi.com पे, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं। और जो लोग अभी टेस्ट नहीं परचेज किए हैं उनको टेस्ट खरीद लेना चाहिए। 370 से अधिक इसमें टेस्ट पोर्टल है, याद रखिएगा, और उसको बारी बारी से हल करना चाहिए। पर डे रात को 9 से 12 के बीच में एक टेस्ट होता है और टेस्ट देने से अभ्यास करेंगे तो आपका भटक होगा, जानकारी खुलेगी और कुछ न कुछ जो है आपको जानकारी बढ़ेगी। याद रखिएगा, सिलेबस जो आपका जो सिलेबस है, जो विषय है, विषय में तो याद रखिएगा तैयारी इस लेवल पे सबकी ठीक ठाक होती है। आपका जो है कुंजी जो है मेरिट बढ़ाने का काम जीएस पेपर करता है, इसलिए इसे हल्के मत लीजिए, टेस्ट पेपर खरीद के प्रैक्टिस करिए। याद रखिएगा, पढ़ाई लिखाई में कंजूसी नहीं करना चाहिए। इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको, ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो रहेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट रहेगा, उसी पे फिर फाइनल टेस्ट रहेगा, तब जाकर जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। इसमें ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में, 14 से लेकर अब तक के साल भर पेपर है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट है, ऑर्गेनाइज क्लासेस सभी क्लास सीक्वेंस में मिलेगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। टेस्ट सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में सिलेबस वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, जिसका रेट 1999 है, लेकिन 1299 में आपको ये दिया जा रहा है। पर डे रात को 9 से 12 के बीच में एक टेस्ट होता है, आपको देना रहता है। और याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके इस सेट में सुधारें, ताकि वो गलतियां आपको जो है एग्जाम में ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। अभ्यास करने से पूर्णता आती है। आपको हमारे टीम से जुड़ना है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और जो है सभी लिंक इस पे भेज दी जाती हैं, सूचनाएं दे दी जाती हैं। इसी के साथ ही जो है आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।